तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे उस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि जैक बोर्ड के एग्जाम में आपका अधिकतर क्वेश्चन आपका हूबहू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, और जो कुछ भी आपका न्यू क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आप लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनलों में सुने होंगे, तो जहां पे आप लोग ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं वहां पे आप लोग सुने होंगे कि कुछ पढ़ के जाए या ना जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जरूर जाइएगा। और मैं भी यही कहता हूं, अगर आप लोग पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है, तो आपका 80% मार्क्स आपका कहीं नहीं जाने वाला है। कम से कम 80% आएगा, उससे आप ज़्यादा आपका नसीब साथ दे, मेहनत आप करें तो उससे ज़्यादा भी आपका आ सकता है। यानी कि जैक बोर्ड के एग्जाम में आपका अधिकतर क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आता है। आगे मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, तो बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से क्या क्या फायदे हैं, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से आपका अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूरा किताब आपको नहीं पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा ना भाई, तो आपको पता चल जाएगा कि गिने चुने टॉपिक से ही बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, कौन कौन सा क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, तो ये सारा कुछ आपका पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 2023 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें 2022 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और इसी प्रकार से आपका जो पिछले 10 सालों के क्वेश्चन है उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आपका ज्यादा समय नहीं है, मात्र आपका 1 महीना 30-20 दिन का समय बचा हुआ है। तो देखा जाए तो आपके पास मोटा मोटी 50 दिनों का समय है, और इसी 50 दिनों के अंदर अंदर आप सबों को एक बेहतरीन तैयारी करनी है, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सको। और मैं आपको दावा के साथ कहता हूं कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। अब से आप सबों का वीडियो आना शुरू हो चुका है। मेरा भी एग्जाम था, और जो खेत खलियान का आपका काम होता है, धान झाड़ना, ये भी मेरा भी आप सारा काम समाप्त हो चुका है। और यही 50 दिनों के अंदर आपको मैं जीरो से हीरो बना दूंगा, ये मेरा वादा है। बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। जिस तरह से मैं आप सबों को तैयारी करवा रहा हूं, इस तरह से आप लोग तैयारी करते जाइए। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं, और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, और आपको बताते चलता हूँ सारा एक्सप्लेन के साथ, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप लोग एकदम आसानी से बोर्ड एग्जाम में उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लो। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था 2023 के एग्जाम में, कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 के एग्जाम में भी पूछा गया, 2023 के एग्जाम में भी पूछा गया, और उससे पहले आपका 5 से 6 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, रावी नदी। देखिए, हड़प्पा से संबंधित और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो हड़प्पा की खोज आपका दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, तो याद रखिएगा 1921 में किया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, जो कि क्वेश्चन में भी पूछा गया है, तो याद रखना है रावी नदी के किनारे है। उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। तो जो आपका विक्टोरिया टर्मिनल है, ये आपका नवगाथिक शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, नवगाथिक शैली। देखिए, शैली, स्थापत्य शैली का मतलब क्या हुआ, तो ये आपका आधुनिक भाषा में बोले तो ये आपका बिल्डिंग बनाने का स्टाइल होता था। बहुत सारे बिल्डिंग आपका बहुत सारे शैली में बने हुए, जैसे कि आपका जो मद्रास का उच्च न्यायालय, यानी कि मद्रास का हाई कोर्ट है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ये सब आपका नवगाथिक शैली में बना हुआ है। और इसी प्रकार से जाओ आपका विक्टोरिया टर्मिनल है। पहले ये बताइए कि विक्टोरिया टर्मिनल है क्या, तो ये जो आपका जो मुंबई का रेलवे स्टेशन है ना भाई, उसी का नाम है क्या, विक्टोरिया टर्मिनल। ठीक है, और ये आपका कौन से शैली में बना हुआ है, तो ये आपका नवगाथिक शैली में बना हुआ है। क्लियर है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नवगाथिक शैली। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो कब हुआ था। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था, ये आपका 1336 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और किसने किया था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, हरिहर और भूका नामक 2 भाइयों ने किया था। कब किया था, तो 1336 ईस्वी में। देखिए, 2022 में जब 40
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था उस समय क्वेश्चन क्या पूछा था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो किसने किया था, हरिहर और भूखा ने किया था। और कब किया था, ये 2023 में पूछा है। तो ये कब हुआ था, तो 1336 ईस्वी में हुआ था। देखिए जब 2022 का प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा था 2023 में, तब वहां पे मैंने विद्यार्थियों को बताया था कि देखिए इस बार क्या पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था। तो पक्का 2023 के एग्जाम में ये पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। और उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो रिलेटेड क्वेश्चन भी आज करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका कभी कभी हुबहू क्वेश्चन नहीं पूछता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पढ़िएगा तो थोड़ा जो डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं उसके पास पढ़िएगा, जो सिर्फ आंसर बता करके निकलते हैं उसके पास मत पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन बार बार हुबहू रिपीट कर दे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कब हुआ था, 1336 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, हरिहर और बुका नामक भाइयों ने किया था। देखिए स्थापना कब हुआ था ये तो आपको पता चल गया, लेकिन विजयनगर साम्राज्य का अंत कब हुआ था इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो विजयनगर साम्राज्य का अंत आपका 1565 ईस्वी में हुआ था। कौन से युद्ध में हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध में हुआ था। जब तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार होता है तो कहा जाता है कि उसी हार के बाद आपका 1565 में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। क्लियर है। इस पर पूछा कि स्थापना कब हुआ था, तो हो सकता है इस पर आपका पूछ दे कि अंत कब हुआ था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 1565 ईस्वी में अंत हुआ था। कौन से युद्ध में, तो आपका तालीकोटा के युद्ध में। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो ये आपका 1915 में लौटा था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1915। और जब 1915 में, पूरा डेट आप लोग याद रखिएगा कब लौटा था, 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का भारत लौटने के उपलक्ष्य में आपका प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं बार बार कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और ये आपका किस खुशी में मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि महात्मा गांधी का महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ये महावीर स्वामी का जन्म आपका कुंडल वन में हुआ था। कहाँ पे, कुंडल वन में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है। ये महात्मा बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था। जो पहले से टिक लगा हुआ है इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा महावीर का जन्म आपका कुंडल वन में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा कुंडल वन। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अयनगर व्यवस्था संबंधित है। तो अयनगर व्यवस्था कौन से साम्राज्य से संबंधित था, तो अयनगर व्यवस्था आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य। आगे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये है कि अयनगर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर में तो 3 नंबर में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो अयनगर व्यवस्था क्या था, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट कराऊंगा वहां पे आपको मैं ये डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये मोटा मोटी ये भी याद रखना आपको कि अयनगर व्यवस्था आपका कौन से साम्राज्य से संबंधित है, तो यह आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए संविधान सभा के एक आपका थे यह अस्थायी अध्यक्ष, कैसा था, तो यह अस्थायी अध्यक्ष आपका एक थे और एक थे आपका अस्थायी अध्यक्ष। पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर SN सिन्हा थे, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपका अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद आपका 11 दिसंबर को आपका अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या था कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है ये आपका जन गण मन अधिनायक जय है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जन गण मन अधिनायक जय, ठीक है। तो ये जो आपका राष्ट्रीय गान है याद रखिएगा। अगर पूछे कि राष्ट्रीय गीत क्या है तो कंफ्यूज नहीं करना है, राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है।
कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं। जो बच्चे ने क्वेश्चन भेजा यहाँ पे कंफ्यूज करके वंदे मातरम मार दिया। वंदे मातरम आपका क्या है, तो ये आपका राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गान आपका जन गण मन अधिनायक जय, ठीक है। तो जो आपका ये राष्ट्रीय गान है ये किसने लिखा था, तो इसी भी आप लोग याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही आपका राष्ट्रीय गान को लिखा था, ठीक है। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं करना है। राष्ट्रीय गीत पूछे तो वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान पूछे तो जन गण मन अधिनायक, और ये किसने लिखा था, तो ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आईने अकबरी की रचना किसने की, तो आईने अकबरी की रचना आपका अबुल फजल ने किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा अबुल फजल। अगर पूछे कि आपका जो आईने अकबरी है इसके कितने भाग हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसके कितने भाग हैं, तो इसके टोटल आपका 5 भाग है, जिसमें अकबर के जीवनी के बारे में आपका बताया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा आईने अकबरी किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। इसका कितना भाग है, तो टोटल इसका 5 भाग है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। और ये क्वेश्चन आपका 5 से 6 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है भाई कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले आपका गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। और जो आपका ये महात्मा गांधी है इसका जन्म कब हुआ था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे राष्ट्रपिता हैं बापू जिसे हम लोग कहते हैं, और 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं, लेकिन 2 अक्टूबर को इसका जन्म हुआ था, ये तो आपका दिन हो गया, साल कौन सा था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कि अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है। तो अशोक के अभिलेखों में आपका 5 प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 5 प्रकार। अशोक आपका कौन से वंश से थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वही अशोक है जिन्होंने आपका 261 ईस्वी में, कब 261 ईस्वी में आपका कलिंग का युद्ध लड़ा था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके अभिलेखों में आपका ये टोटल कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है, तो 5 प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है, ठीक है। अशोक कौन से वंश से थे, बता ही देता हूं भाई। अशोक आपका मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। कौन से वंश के, तो मौर्य वंश के आपका तीसरे राजा थे। और मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान में आपका संसदीय प्रणाली ये कौन से देश से लिया गया है, तो ये आपका हमारा जो दुश्मन देश है ब्रिटेन, जिन्होंने हमें 300 वर्षों तक आपका गुलाम बना करके रखा है, उसी देश से आपका भारत की संसदीय प्रणाली ली थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन, ठीक है। अगर पूछे कि आपका मौलिक अधिकार कौन से देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है। पूछे कि संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है, ये देखिए एक है आपका संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। संघीय व्यवस्था पूछे तो संघीय व्यवस्था आपका कनाडा से लिया गया था। अगर पूछे कि आपका मौलिक कर्तव्य क्या हो, मौलिक कर्तव्य पूछे तब होगा रूस। एक होता है आपका मौलिक अधिकार जो कि आपका अमेरिका से लिया गया है, एक होता है आपका मौलिक कर्तव्य जो कि आपका रूस से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। और पूछेगा कि संसदीय प्रणाली तो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। पूछे कि संघीय प्रणाली आपका कनाडा से लिया गया है। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, इससे पक्का एगो क्वेश्चन पूछेगा, यही क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग एग्जाम देकर क्या आओगे ना भाई, तो आप लोग क्वेश्चन को मिलाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जिस प्रकार से डिटेल से सर बता रहे थे उससे क्वेश्चन भिड़ा है कि नहीं भिड़ा है, ठीक है। आपको मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं 3 साल से आपका यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, आपका लगभग 6 से 7 साल से, सॉरी 2016 में मैंने स्टार्ट किया, तो कितना हो गया, हाँ 7 साल हो गया। 7 साल से मैं आपका ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ, तो अपने अनुभवों को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इतना दिन पढ़ाने का अनुभव है, तो आप लोग उसे आप लोग देखते जाइए, जो बता रहा हूँ वो आप लोग नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन से। कुछ बच्चों के दिमाग में धस ही नहीं रहा होगा कि इतना एक्सप्लेन करके क्यों बताते हो भाई, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इतना एक्सप्लेन नहीं करना है सर, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए, तो वैसा ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो देखिए आप लोगों ने सुना होगा ना कि अंग्रेजों ने चलाई थी फूट डालो राज करो की नीति। हमें अपने अपने में लड़ा देते थे और क्या करते थे, स्वयं राज करते थे। ये अंग्रेजों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये जो व्यवस्था थी ना भाई, ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। और सबसे पहले ये किस राजा ने शुरू किया था, तो ये आपका अजात शत्रु ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा अजात शत्रु। और अजात शत्रु कौन से वंश के राजा थे, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका हर्यक वंश के राजा थे।
क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अजात शत्रु। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, यानी कि जो आपका कांग्रेस पार्टी है इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना आपका डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि देखिए इसकी स्थापना ये वो ह्यूम ने किया था। किसने किया था? ये वो ह्यूम ने आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा ये वो ह्यूम। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे ये पूछिए तब क्या होगा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो ये वो ह्यूम ने किया था। कब किया था? तो याद रखिएगा 1885 ईस्वी में किया था। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ये वो ह्यूम। कब किया था? 1885 में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि ओमेश चंद्र बनर्जी थे। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज का स्वरूप था ये आपका मातृसत्तात्मक स्वरूप था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा मातृसत्तात्मक, यानी कि यहाँ पे पिता का ज़्यादा कुछ पहचान नहीं होता था, माता का पहचान होता था। अभी नहीं कहते आपका नहीं लिखाते हैं पिता आपका ये इसका बेटा है तो वहाँ पे माता लिखा देते कि इसका बेटा है। ठीक है? तो वहाँ पे उसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज का स्वरूप था एक कैसा स्वरूप था? तो ये आपका मातृसत्तात्मक था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि धर्म की नीति की शुरुआत किसने की थी? तो धर्म की नीति की शुरुआत आपका अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक। देखिए जब 261 ईसा पूर्व में जब अशोक ने कलिंग युद्ध किया था, इस कलिंग युद्ध में उन्होंने लगभग लाखों निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की थी इस युद्ध के दौरान। तो ये जब ये युद्ध ये जीत जाते हैं, युद्ध जीतने की बात है, वहां पे जीत जाते हैं तो उसे युद्ध में क्या होता है इसका जो आपका दिल है ये घी की तरफ पिघल जाता है। मतलब समझ रहे हो ना कि भाई मैंने ये क्या कर दिया सत्ता के लालच में। तब इन्होंने क्या करते हैं धर्म की नीति की शुरुआत करते हैं जिसमें ये कहते हैं कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये आपका धर्म की नीति के बारे में बताया गया है। ठीक है? तो कौन से युद्ध के बाद इन्होंने धर्म की नीति की शुरुआत की थी? तो कलिंग युद्ध के बाद। और किसने किया था? तो ये तो आपका अशोक ने किया था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या था कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण आपका 1911 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 1911। और ये गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है भाई? तो ये गेटवे ऑफ इंडिया आपका बंबई में है। कहाँ पे है? तो गेटवे ऑफ इंडिया बंबई में है। जिसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण आपका 1911 ईस्वी में किया था। कब बनाया गया था? तो देखिए आपका एक ब्रिटेन का राजा था जॉर्ज पंचम। ठीक है? तो जॉर्ज पंचम क्या था? ये आपका भारत की यात्रा पे आए हुए थे। तो उसी के भारत की यात्रा के आद में ही आपका क्या बनाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1911 में। एक गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो बंबई यानी कि जो आपका आज का मुंबई है यहाँ पे है। ठीक है? एक होता है आपका इंडिया गेट, इंडिया गेट आपका दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? ये आपका मुंबई में है। कब बनाया गया था? 1911 में। और ये आपका किसके आद में? तो जॉर्ज पंचम की यात्रा के आद में। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या पूछा गया है कि जीतल क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीतल आपका एक सिक्का था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्का। देखिए जीतल आपका कौन से धातु का सिक्का था? तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये आपका तांबा का सिक्का था। किसका सिक्का था? तो ये आपका तांबे का सिक्का था जो कि आपका जो संतुलित काल में था उसमें आपका ये बनाया जाता था। ठीक है? जो आपका इल्तुतमिश थे उन्होंने ये सिक्के का प्रचलन में लाया था। ये जीतल था। ठीक है? और ये तांबे का सिक्का था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 1757 ईस्वी। और ये इसी युद्ध के बाद आपका अंग्रेजों का जो आपका भारत में शासन करने की व्यवस्था थी इसी युद्ध के बाद कहा जाता है शुरुआत हुआ था। इसके बाद आपका बक्सर का युद्ध होता था जहाँ पे बक्सर के युद्ध में आपका अंग्रेज जीत जाते हैं। और क्या होता है उसके बाद आपका जो बंगाल बिहार उड़ीसा की जो दीवानें थी ये अंग्रेजों को आपका मिल जाते हैं। ठीक है? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा 1757 ईस्वी में हुआ था। इसमें अंग्रेज की तरफ से कौन लड़े थे? तो अंग्रेज की तरफ से आपका रॉबर्ट क्लाइव और जो आपका बंगाल के जो उस समय नवाब थे सिराज उद्दौला के बीच हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिए।
किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि महाभारत की रचना किसने किया था? तो महाभारत की रचना आपका वेद व्यास ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा वेद व्यास। और महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो ये आपका 18 दिनों तक चला था, जिसे 18 पर्व कहा जाता है। क्लियर है? रचना किसने किया था? वेद व्यास ने। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि आईने अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो शुरू में बताया था जब आईने अकबरी की रचना किसने किया था, वहीं भी मैंने आपको बताया था कि आईने अकबरी के कितने भाग हैं भाई? तो कमेंट कीजिएगा जल्दी। 5 भाग है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो आपकी मातृ देवी थी ये आपका पंपा देवी थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा पंपा देवी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि दामिनीय को कहा जाता था। तो दामिनीय को कौन से क्षेत्र को कहा जाता था? तो जो आपका आज का जो संथाल परगना का क्षेत्र है, जो आपका गोड्डा हो गया, ठीक है, साहेबगंज का क्षेत्र हो गया, तो ये जो क्षेत्र था आपका, इसी को क्या कहा जाता था? दामिनीय को कहा जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 संथाल परगना के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? दामिनीय को कहा जाता था। जिसकी इसे दामिनीय को की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1824 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दामिनीय को क्या था? तो ये आपका एक भू भाग था, यानी कि जमीन के भाग को क्या कहा जाता था? दामिनीय को कहा जाता था। और कौन से भाग को कहा जाता था? जो संथाल परगना के क्षेत्र हैं उसके जमीन के भाग को आपका दामिनीय को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? तो भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख आपका सबसे पहली बार फ्रांसवा बर्नियर ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांसवा बर्नियर। और फ्रांसवा बर्नियर कौन थे? तो ये एक आपका चिकित्सक, यानी कि कह सकते हैं एक तरह से ये आपका डॉक्टर थे, जिन्होंने आपका एक डायरी लिखा था। इस डायरी में इन्होंने पहली बार आपका भारत में जो प्रचलित था सती प्रथा के बारे में इसका उल्लेख किया था। किसने किया था? तो फ्रांसवा बर्नियर ने। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा गया था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन आपका कब हुआ था? तो ये आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 1905 ईस्वी। तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। और ये बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो याद रखिएगा जो आपका दिल्ली दरबार 1911 में लगा था, उस समय ही आपका बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक है। बंगाल का विभाजन कब किया गया था? 1905 में। आप लोग जानते होंगे जो आपका पूर्वी बंगाल है और एक आपका पश्चिमी बंगाल है। ठीक है। पश्चिमी बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल हमारा हो गया, और पूर्वी बंगाल जो आपका बांग्लादेश था, इसी को पहले एक बार विभाजित किया गया था, फिर से इसे आज़ादी के टाइम पे विभाजित किया गया। तो यह आपका कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। और इसे फिर से रद्द कब किया बंगाल विभाजन को? तो 1911 में। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो इसकी स्थापना आपका कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका मद्रास में हुआ था, यानी कि चेन्नई में। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना आपका मद्रास में हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1644 ईस्वी में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा आपका हैदराबाद, जो आपका हैदराबाद का जो निज़ाम थे ये भारत में नहीं मिलना चाहते थे, तो इधर से सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष कहा जाता है, ये अपनी सेना को भेजते हैं ऑपरेशन पोलो के तहत। और इसी के तहत वहाँ से ढिसुम ढिसुम मारते अरे भैया नहीं मिलेगा, ले ठपट ठपट देते हैं और हैदराबाद को अपने भारत में मिला लेते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या था कि भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? तो भारत का अंतिम वायसराय आपका लॉर्ड माउंटबेटन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगर क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे माना जाता है? तो आ देखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा था कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा आपका महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। और ये करो और मरो का नारा कब दिया था? तो जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन, कब? भारत छोड़ो आंदोलन जो कि आपका 1942 में शुरू हुआ था, उसी आंदोलन के दौरान आपका महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्लियर है? तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि काला कानून किसे कहा जाता है?
तो काला कानून आपका रोलेट एक्ट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा रोलेट एक्ट। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या था कि भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे। तो भारत आने वाले पहले यूरोपियन आपका पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा पुर्तगाली। और पुर्तगाल से आपका कौन आए थे पहली बार, तो ये आपका वास्को डिगामा आए थे। कब आए थे, तो 1498 ईस्वी में। तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन देश कौन थे, तो याद रखिएगा पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। पूछे कि सबसे अंत में कौन आए थे, तो सबसे अंत में आपका फ्रांसीसी आए थे। सबसे पहले आपका पुर्तगाली और सबसे अंत में आपका फ्रांसीसी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या था कि मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचे। यानी कि किसके शासनकाल में जो मुगल चित्रकला है ये आपका सबसे कह सकते हैं विकास के शिखर पर था। तो ये किसके शासनकाल में था, तो ये आपका जहांगीर के शासनकाल में था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। तो जो आपका त्रिपिटक साहित्य है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा बौद्ध धर्म। और ये आपका बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसमें बौद्ध के जो आपका भगवान बुद्ध है इसके उपदेशों को संग्रहित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा गया था कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था। तो किस मुगल दरबार में आया था, किसके मुगल दरबार में आपका कैप्टन हॉकिंस आया था। तो कैप्टन हॉकिंस आपका किसके दरबार में आया था, तो ये आपका जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा जहांगीर। ठीक है, और ये किसके साथ ये कब आया था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा 1609 ईस्वी में जहांगीर के शासन काल में आपका कैप्टन हॉकिंस आए हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट आपका 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 1931। और ये कब हुआ था, 1931 में। लेकिन ये जो आपका है ये पूछता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन के दौरान आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो याद रखिएगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था उसी दौरान आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूर से लिख दिया ना, दूसरे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या 36वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का विद्रोह आपका मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा मेरठ। देखिए ये विद्रोह तो आपका 1857 में हुआ था, लेकिन डेट भी पूछता है कि डेट क्या था। ठीक है, तो याद रखिएगा 10 मई। कब, 10 मई 1857 को आपका यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। कहां से, मेरठ से। उसके बाद देखिए मई लिख देना, मई होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि नयनर संत पूजा करते थे। तो नयनर संत किसकी पूजा करते थे, तो यह आपका शिव की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा शिव। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ट्रिक से आप लोग मार सकते हैं। देखिए नयन का मतलब क्या होता है, तो नयन का मतलब होता है आंख। और देखिए सभी के पास 2 आंख होते हैं, लेकिन जो आपका शिव जी है उसके पास आपका 3 आंख है। तो आंख का जहां बात करें, नयन का बात करें, वहां पे क्या हो जाएगा, शिव हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा नयनर संत किसकी पूजा करते थे, तो शिव की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि डांडी किस राज्य में अवस्थित है। तो डांडी आपका गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात में। उसके बाद देखिए आपका क्या है कि जजिया कर किससे लिया जाता था। तो जजिया कर आपका धीमियों से लिया जाता था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा धीमियों से। ठीक है, और देखिए पहली बार जजिया कर किसने लिया था, तो याद रखिएगा जो फर्स्ट टाइम जजिया कर लगाया गया था ये कब लगाया गया था, किसके शासनकाल में, तो ये आपका मोहम्मद बिन कासिम। किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल में पहली बार जजिया कर को लगाया गया था। और अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था, तो याद रखिएगा 1564 ईस्वी में अकबर ने पहली बार जजिया कर को समाप्त किया था, जो कि आपका धीमियों से लिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए और आखिरी क्वेश्चन है कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है। तो हाथी गुफा अभिलेख आपका खारवेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा खारवेल। और ये खारवेल कौन थे, तो ये आपका कलिंग के राजा थे। किसके राजा थे, तो ये आपका कलिंग के राजा थे खारवेल। इसी से आपका खारवेल के बारे में हाथी गुफा अभिलेख से जानकारी मिलता है। इसी से खारवेल से संबंधित है आपका हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया हो, क्योंकि सारा क्वेश्चन को मैंने आपको एक्सप्लेन के साथ बताया था। देखिए जितना पढ़िए आप लोग एक्सप्लेन के साथ पढ़ना है अभी, क्योंकि एग्जाम से पहले तो आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही कराऊंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मान लीजिए 200 क्वेश्चन का सीरीज आएगा, महातांडव सीरीज आएगा, ब्रह्मास्त्र सीरीज आएगा, फिर सब्जेक्टिव का आएगा, ऑब्जेक्टिव का आएगा, सारा क्वेश्चन आएगा। और इसी प्रकार से एक दिन हिस्ट्री, एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन पॉलिटिकल साइंस, एक दिन इंग्लिश कोर का, हिंदी इलेक्टिव का, हिंदी कोर का, मतलब एक दिन में 2-2 वीडियो आएगा आपका। और आपको डेली 2-2 वीडियो को देख करके खत्म करना, नहीं तो ये वीडियो जहाँ पे आपका एक बार आपका बैकलॉग लग गया, मतलब कि वीडियो देखना छूट गया, तो आप सोचिएगा कि हम बाद में ये सारा कवर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करेंगे।
तो आपका PDF आप लोग कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, तो ये आपका टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कीजिएगा। और हाँ, क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए एक पिछले बार की तरह इस बार भी एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। उस पर आप लोग ज़्यादा मैसेज नहीं करना है, सिर्फ आपका किसी का डाउट है तो वहाँ पे लिख करके भेजते हैं, उससे आप लोग जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है। और हाँ, आगे आपको इसी तरह से क्वेश्चन का सीरीज चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा आपको वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा स्पीड पढ़ाते हैं, कहाँ पे क्या सुधार करना है वो भी बताइएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।